बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखने का सिलसिला जो है वो हमारा चल रहा है और आज एस्ट्रोलॉजी की एक और क्लास के साथ सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स। बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स के अच्छे सियारे और बुरे सियारे। आप लोग बोर्ड पे एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में जहाँ पर गुड प्लैनेट्स लिखा है उसमें सन, मार्स, मून, जुपिटर, और जहाँ पर बैड प्लैनेट्स लिखा हुआ है वहाँ पर वीनस, सैटर्न, राहु और केतु मौजूद हैं। और सबसे नीचे आपको सिंबल नज़र आ रहा है मरकरी का, कि अतारत जो है वो नीचे लिखा हुआ है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो गुड प्लैनेट्स हैं या जो बैड प्लैनेट्स हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों गुड प्लैनेट्स हैं और ये क्यों बैड प्लैनेट्स हैं। एक अच्छा प्लैनेट भी बैड हो सकता है, एक बैड प्लैनेट भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसका जो एक नज़रिया है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जायचा बनाना है और जायचा बनाने के बाद आपने प्रेडिक्शन करनी है, उसके लिए सयारों की एक दूसरे के साथ दोस्ती जो है वो बड़ी अहम है। अगर एक दोस्त को मिलने जाता है तो ज़ाहिरी सी बात है कि बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात होगी, लेकिन अगर एक दोस्त दुश्मन के घर चला जाए या दुश्मन उठकर दोस्त के घर में आ जाए तो मामला ही कुछ और होगा। इन सयारों को बिल्कुल इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि जैसे एक जीता जाता इंसान, उसका वजूद, उसका मिजाज, उसके अंदर मौजूद वो तमाम खुसूसियात जो आपके अंदर पाई जाती हैं। अगर आप इस अंदाज से इसको सीखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप लोगों ने प्लैनेट्स पढ़ लिया कि किस किस ज़ोडिक साइन से मंसूब हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन फायर है, कौन वाटर है, कौन अर्थ है, कौन एयर है, कौन ईथर है। ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने इनका शर्फ और हबूत जो है, यानी एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन, या इसको नीच या ऊंच भी कहा जाता है, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर इनकी नज़रात पढ़ ली, इनकी एस्पेक्ट्स क्या होती हैं कि कौन कौन सा सयारा कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी नज़रात रखता है। 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपनी एक से ज़्यादा नज़र रखते हैं, और 2 राहु केतु जो कि प्लैनेट्स नहीं हैं, शैडोज़ हैं, वो भी अपनी 3 नज़रें रखते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इस दुनिया में हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबको ज़िंदा रखने के लिए या ज़िंदगी देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, और वो होती है कि हमारे अंदर मौजूद जो रूह है हमारी, अगर हमारी रूह हमें छोड़ जाए तो हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल बेजान है। हमारे जिस्म की कोई हैसियत नहीं है कि अगर आपके जिस्म से रूह निकल जाती है तो फिर अपने भी आपको छोड़ आते हैं कि अब आगे की ज़िंदगी का कि आपका फिर दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहता। इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं, इनकी मूवमेंट के लिए भी हमें कोई ऐसी ताकत, ऐसी सोर्स, ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो इन तमाम प्लैनेट्स के अंदर एक रूह को फूंक दे या रूह डाल दे, नूर डाल दे। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत दफ़ा मैंने बताया कि हमारे निज़ाम शमसी में, मंतक़तुल बुरूज में, सोलर सिस्टम में सन एक वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है जो तमाम के तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी दे रहा है। शम्स का किरदार जो है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक इंसान के अंदर रूह आ जाती है, रूह आती है तो उसको होश मिलती है, वो देखने के काबिल होता है, समझने के काबिल होता है, हरकत करने के काबिल होता है। अगर रूह नहीं है, इवन के कोई बीमार भी शख्स हो, जिंदा हो,
बीमार हो और ज़िंदा हो तो फिर भी उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। तो इसी तरह सन जो है ये जायचे में अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स के अंदर ये एक तरह का रूह का काम करता है। ये वो नूर भर देता है उन तमाम प्लैनेट्स के अंदर जिस नूर की, जिस एनर्जी की, जिस ताकत की उनको ज़रूरत होती है। इसके बाद सन के बारे में मैंने बताया। अब आगे हम बढ़ते हैं। मार्स, अब रूह आ गई। रूह आ गई। रूह आने के बाद अब इंसान का जो वजूद है उसने हरकत भी करनी है। तो मार्स बेसिकली ताल्लुक़ रखता है इंसान के अंदर मौजूद उन तमाम एक्टिविटीज़ का जो आम डेली रूटीन में हम लोग कर रहे होते हैं। हम मूव कर रहे हैं, हम हरकत कर रहे हैं, हमारे अंदर एग्रेसिवनेस भी है। कई दफ़ा हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कई दफ़ा हम बहुत खुश होते हैं। तो आपका जो खून है, खून की गर्दिश, कि खून आपके जिस्म में गर्दिश कर रहा है, तो मार्स का बेसिकली ताल्लुक़ इंसान के वजूद में उस रूह के बाद उस हरकत से है जो इंसान करता है। अब रूह आ गई, इंसान को हरकत भी मिल गई। अब उसके बाद थर्ड फेज़ क्या है? थर्ड फेज़ ये है कि इंसान के अंदर एहसास हो, फीलिंग्स हो, जज्बात हों, वो अच्छे बुरे की तमीज़ करे, किसी के खोने का दुख महसूस करे, किसी के आने के बाद खुशी महसूस करे, मोहब्बत महसूस करे, परेशान है तो रोए, खुश है तो हंसे। तो इन तमाम फीलिंग्स और जज्बात का ताल्लुक़ है मून के साथ। मून इंसान के वजूद के अंदर पैदा होने वाली जितनी भी फीलिंग्स, आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सबकी जो भी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मून पे बेस करती हैं। अब मून आपके जायचे में किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो कि उसके साथ मार्स भी आकर बैठ जाए, तो अब वो फीलिंग्स क्या हो जाएंगी? आतिशी, क्योंकि मार्स का एलिमेंट है फायर। अगर उसके साथ कोई वाटर साइन आकर बैठ जाए तो उस फीलिंग के अंदर जो जज्बात हैं वो पानी की तरह हो जाएंगे, ठंडे। लेकिन पानी कभी कभी तूफान भी बन जाता है। तो एक इंसान के वजूद में जब रूह आई, उसने हरकत की, उसके जज्बात पैदा हुए। अब उन जज्बात के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इल्म। आप लोग जैसे आप अब घर से निकले, मेरे तक पहुँचे, यहाँ पे आकर बैठे, अब बारी है इस इल्म को, इस लेक्चर को सुनने की या सीखने की। अब ये इल्म हासिल कर रहे हैं। दुनिया में जितना भी इल्म है, जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान को कुछ ना कुछ सिखाएं, आपके शऊर को बेदार करें, आपके दिमाग को रोशन करें। इंसान वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखता है। पहले चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। स्कूल जाता है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हैं, फिर पैसे कमाना सीख लेता है, दुनियादारी सीख लेता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं उसको? उस इल्म से जो इल्म वक्त के साथ साथ उसको मिल रहा है। आप लोग जब पहली क्लास में आए थे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में ABC भी नहीं पता थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला ये ज़ोडिक साइंस हैं, ये उनके लॉर्ड प्लैनेट्स हैं, ये उनके एलिमेंट्स हैं, ये शर्फ हबूत है, ये जो है उनकी नज़रात हैं। और आज हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से गुड हैं, कौन से बैड हैं। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है कि इंसान ने हर चीज़ उस वक्त पे सीखनी है।
बहुत सारे काम आप ऐसे कर रहे होते हैं कि बड़े एग्रेसिवली कर रहे होंगे कि मुझे आता है मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाते, और कुछ घंटों के बाद वही काम बआसानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस काम के होने का शायद वक्त ही नहीं था। हम लोग एस्ट्रोलॉजी की जो क्लासेस हमने शुरू की, हम 6 माह पहले भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वक्त नहीं था। जो टाइम मुकर्रर था उस टाइम पे, आज आप लोगों की क्लास जिस टाइम पे थी उसी टाइम पे, तो हर चीज़ अपने वक्त पे, और वक्त की कदर करना ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है, नॉलेज है, कि अगर आपने टाइम को बचाना सीख लिया, टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख लिया, तो मेरा ख्याल है कि शायद पैसा बनाने से भी ज़्यादा बेहतर है। तो दुनिया में जितना भी इल्म है वो सारा का सारा किसके पास है? मुश्तरी के पास है, यानी जुपिटर के पास। अब इल्म हमने सीख लिया, रूह आ गई, हरकत हो गई, जज्बात हो गए, इल्म भी आ गया। डॉक्टर साहब को मैं कहता हूँ कि ये आप दूध लें, चाय की पत्ती लें, चीनी लें, मुझे ज़रा 1 कप चाय बना दें। कहते हैं मुझे नहीं आती चाय बनानी, मुझे पता ज़रूर है चाय में क्या क्या डलता है, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती है। तो इल्म हासिल करने के लिए इंसान को अक्ल भी चाहिए, इंसान को अक्ल भी चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छी चाय बना लेते हैं, बहुत सारे लोग बुरी भी चाय बनाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इल्म रखने के बावजूद बता ही नहीं पाते। मैं जब छोटा था, मैंने कोई बात अपने वालिद साहब से करनी होती थी तो मैं डरता था कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, यानी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि इल्म हासिल किया है तो इल्म की बुनियाद पे कि किसी दलील के ऊपर आप बात कर सकें। आप अपने दोस्तों को बहुत सारी बातों में इम्प्रेस करते होंगे। क्यों? आपने अगर कोई चीज़ कहीं से सुनी, देखी, समझी, तो आपने उसको एज इट इज़ वैसे बयान कर दिया। तो इल्म हासिल करने के बाद जब तक इंसान के अंदर अक्ल ना हो कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी सीखते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा इल्म रखते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस करने का शायद तरीक़ाकार नहीं आता। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ पांव भूल जाते होंगे, ड्राइविंग नहीं कर पाते होंगे। घर की मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके घर में तमाम वसाइल मौजूद हों, लेकिन उसके बावजूद घर की मैनेजमेंट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि उसको चलाने का तरीका नहीं आता। तो अक्ल इंसान को देता है कौन? मरकरी, अतार्द। रूह, हरकत, जज्बात, इल्म, अक्ल। अब इंसान के पास रूह भी है, जज्बात भी हैं, हरकत भी है, इल्म भी है, अक्ल भी है, और जैसी अक्ल आई क्लैशेस शुरू हो गए। अक्ल आई तो क्लैशेस शुरू हो गए। कुछ लोग अपने आप को अक्ल कुल समझ बैठते हैं, कुछ लोग बड़े दिल का मुजाहरा भी करते हैं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नफ़रत भी होती है। दुनिया में मिलने वाली जितनी भी आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, मेरे पास को कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी वॉच है, या किसी ने बहुत अच्छी घड़ी पहनी हुई है, मेरे पास ऐसी नहीं है। मैंने शुरू में एक एग्जांपल आपको दी थी, मैं हर क्लासेस में ये एग्जांपल देता हूँ कि एक घर के अंदर 2 बच्चे अपने वालिद से इस बात पे खफा होते हैं कि आपने उसको ज़्यादा दिया, मुझे नहीं दिया। इस बात पे खफा नहीं होते कि बाबा आपने उसको ज़्यादा प्यार कर दिया, मुझे कम प्यार कर दिया। लड़ाई कहाँ पे शुरू होती है कि इंसान के अंदर जब उसकी अना, उसकी ईगो, उसकी अक्ल उसको मजबूर कर दे कि आपके पास ये चीज़ें ज़्यादती में नहीं है बल्कि कमी है इसकी, ये ज़्यादा होनी चाहिए।
इंसान की जब ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो दुनिया में जितनी भी ख्वाहिशात से पैदा होने वाले जो क्लैशेस हैं उनका ताल्लुक़ है वीनस के साथ। दुनिया में जितने भी क्लैशेस पैदा होते हैं, मैं क्लैशेस का जिक्र कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े का जिक्र नहीं भी कर रहा कि दस्तो गिरबानी होना। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है, किसी के घर को शादी हो तो ऐसे ही नहीं जाते, मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बस उसने मुझे एक दफ़ा अच्छी तरह देखा नहीं था। विदाउट एनी रीज़न आपने ख़ुद से एज्यूम कर लिया कि उसका आज से 10 साल पहले मेरे साथ एक बर्ताव ठीक नहीं था, तो मैंने अब उसकी खुशी में नहीं जाना, तो क्लैश पैदा हो गया। आप नहीं जाएंगे, हो सकता है फिर आपके घर भी कोई ना आए। जब क्लैशेस पैदा होते हैं तो फिर उसके बाद शुरू हो जाती है गड़बड़। गड़बड़ क्या शुरू हो जाती है? इंसान मुश्किलात के अंदर घिरना शुरू हो जाता है। एक चीज़ को हासिल करने के लिए जो उसको ज़िंदगी में मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, जो रुकावटें फ़ेस करनी पड़ती हैं, आप में से हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो शायद मेरे पास ना गाड़ी पे आते हों, ना बाइक पे आते हों, ना रिक्शे पे आते हों, पैदल आते हों, तो उनको सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र भी और उर्दू वाला सफ़र भी पैदल उनको सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अगर किसी कैब में या टैक्सी में आ रहे हैं तो शायद उनके पास आने के किराए के भी पैसे ना हों, तो प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है कि आखिर हमारे काम क्यों नहीं सीधे हो रहे, गड़बड़ हो रही, हर चीज़ में रुकावट आ रही है। एक लड़की बेचारी बैठी है और उसकी उम्र काफ़ी गुजर गई है, तो उसकी शादी नहीं हो रही। उसको फ़िक्र हो ना हो, लेकिन उसके घर वाले उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बेटा अब तो शादी करनी है। सेम इज़ द केस विद बॉयज़, लड़कों के साथ भी यही होता है कि बेटा अब आप जब तक सेट नहीं होंगे, को ख़ास इनकम नहीं होगी, हमने आपकी शादी नहीं करनी। पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, पैसा रुक के आ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जितनी भी गड़बड़ प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन डील कर रहा है? ज़ुहल यानी सैटर्न। सैटर्न का ताल्लुक़ है तमाम गड़बड़ के साथ। इसके बाद जब गड़बड़ पैदा होती है तो इंसान को कोई ना कोई आदत पड़ जाती है। कुछ लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करनी शुरू कर देते हैं, एडिक्शन हो जाती किसी न किसी चीज़ की। किसी को एडिक्शन हो जाती है हर वक्त मायूस रहने की कि मेरा तो काम होना ही नहीं है। हो भी रहा होगा फिर भी यकीन नहीं आएगा, होने के बाद भी यकीन नहीं आएगा कि मेरा काम ऐसा जिस तरह मैं चाह रहा था वैसा हुआ ही नहीं। तो कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन, कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, नाखून खाते हैं, कुछ लोग अपने बालों को घुमाते हैं, मैं तो घुमा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि टेंशन के अंदर ना अपने बालों पे उंगलियां फेरनी शुरू कर देते हैं। अक्सर लड़कियां वो अपने दुपट्टों से धागे निकालने शुरू कर देती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन, टेंशन में भूख लगनी शुरू हो जाती है कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो कोई ऐसी आदत, कोई लत लग जाए और वो ख़राब हो कि वो आपके लिए बुरी है, उसका ताल्लुक़ जो है वो राहु के साथ है कि राहु उन तमाम एडिक्शंस को, उन तमाम ख़राबियों के अंदर पैदा होने वाली जो बुरी लत है उसको अडॉप्ट करना जो है ये राहु का काम है। अब गड़बड़ भी हो गई, हम लोग रूह से शुरू हुए, हरकत पे आए, जज्बात पे चले गए, इल्म पे आए, अकल पे आए, क्लैशेस पे चले गए, क्लैशेस से हम गड़बड़ पे आ गए, उससे हम एडिक्शन पे चले गए। अब वो वक्त आ गया कि इंसान अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला कर लेता है, और वो ये है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मैंने अब सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है, या अपने आप को ख़त्म कर लेना है, या उन लोगों को ख़त्म कर देना है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं।
कि हर वो चीज़ जो इंसान को इख्तिताम की तरफ लेकर जाए, ख़ात्मे की तरफ लेकर जाए, चाहे वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से हो, किसी की ज़िंदगी के हवाले से हो, किसी काम को बिगाड़ने के हवाले से हो, उन तमाम ख़राबियों का जो ख़त्म करना कि और कोई सलूशन नहीं। एक बच्चे ने अपनी असाइनमेंट की बड़े अच्छे तरीके के साथ, किसी ने उसको कुछ कह दिया और उसने गुस्से में आके ना फाड़ फूड़ के निकल गया कि 2 दिन की जो मेहनत थी उसने 1 सेकंड में फाड़ के फेंक दी, ख़त्म कर दी। उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मैंने क्या मेहनत की। वक्ती तौर के ऊपर अगर किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो बेनिफिट मिलने वाले थे उसका भी इंतज़ार नहीं किया, एक जज्बाती फ़ैसला कर लिया, ख़त्म कर दिया। तो उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जो इंसान को ख़ात्मे की तरफ लेकर जाए, उसको हम केतु से देखते हैं कि केतु उन चीज़ों को देखता है। अब ये पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ थोड़े से मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं इन प्लैनेट्स को समझने के। एक लाइन में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट इन 1 लाइन। सन रूह, मार्स हरकत, मून फीलिंग्स, जुपिटर नॉलेज, मरकरी का हो गया अकल। ठीक है, अकल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद आगे क्लैश, वीनस। फिर प्रॉब्लम्स किससे देखेंगे? सैटर्न से। फिर उसके बाद एडिक्शन, राहु, और दी एंड वो हम देखेंगे केतु से। तो इस तरह से इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। जो प्लैनेट्स इस वक्त लिखे हुए हैं गुड प्लैनेट्स के नीचे, सन, मार्स, मून एंड जुपिटर, ये डायग्राम आप लोगों ने याद रखनी है। ये बहुत आसान डायग्राम है, आपको भूलेंगी। यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, सन, मार्स, मून एंड जुपिटर, ये चारों के चारों आपस में क्या हैं? दोस्त हैं। इनकी आपस में दोस्ती है। फिर उसके बाद वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, जो उस साइड पर चारों लिखे हुए हैं, 2 प्लैनेट्स और 2 शैडोज, इन चारों की आपस में दोस्ती है। और जो प्लैनेट्स इस साइड पर मौजूद हैं और जो प्लैनेट्स उस साइड पर मौजूद हैं, इनकी एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी है। सन, वीनस, सैटर्न, राहु केतु का दुश्मन है। मार्स, वीनस, ज़ुहल, राहु केतु का दुश्मन है। मून, वीनस, सैटर्न, राहु केतु का दुश्मन है। जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु का दुश्मन है। इसी तरह वीनस, सन, मार्स, मून एंड जुपिटर का दुश्मन है। सैटर्न जो है सन, मार्स, मून, जुपिटर का एनिमी है। फिर राहु और केतु भी सन, मार्स, मून एंड जुपिटर के एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं इनके। अब पीछे बचा मरकरी। मरकरी एक ऐसा सियारा है जिसकी इन तमाम के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, सिवाय 2 के। मरकरी जो है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ है और जो जाके मिल रही है सन के साथ, कि मरकरी सन का दोस्त है, मरकरी जुपिटर का दोस्त है, मरकरी वीनस का दोस्त है, मरकरी सैटर्न का दोस्त है, मरकरी राहु का दोस्त है, मरकरी केतु का दोस्त है। मरकरी की दुश्मनी है सिर्फ और सिर्फ मार्स और मून के साथ, कि सिर्फ इन 2 प्लैनेट्स के साथ इसकी दोस्ती नहीं है। बाकी जो तमाम प्लैनेट्स और राहु केतु जो हैं उसके साथ मरकरी की दोस्ती है, इनके साथ फ्रेंडली है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर
जो फ्रेंड्स और एनिमीज़ प्लैनेट्स का जो तरीक़ाकार है वो आपको हर जगह पे मुख्तलिफ मिलेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मून जो है ये फ्रेंड है सिर्फ और सिर्फ सन का और मरकरी का, बाकी ये सबके साथ न्यूट्रल है। फिर उसके बाद मरकरी जो है इसको कहा जाता है कि ये सन और वीनस का फ्रेंड है, बाकी इसकी जो दुश्मनी है वो मून के साथ है बस, और बाकियों के साथ ये न्यूट्रल है। तो मतलब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे पिछले क्लास के हवाले से भी और अभी भी कुछ सवालात आए थे कि दोस्त और दुश्मन सियारे जो हैं जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर तो वो कुछ और आ रहा होता है, फिर हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे कुछ और चल रहा होता है, फिर उसके बाद हम किसी को कोई बुक उठा के देखें उसमें कुछ और चल रहा होता है। ये क्या बात हुई? आप लोगों के सामने ये डायग्राम बनाने का मकसद क्या है? आप लोगों को ये बताने का मकसद क्या है कि वो आजमाइशें, वो मुश्किलात, वो सीखने की प्रॉब्लम्स जो मैंने पिछले 6-8 सालों के अंदर फेस की हैं वो आप लोगों को ना फेस करनी पड़े। एक चीज़ अपने माइंड में आप लोग वाज़े तौर पे रखें कि जब एक जायचा बनता है, जायचा बनने के बाद अगर असेंडेंट कैंसर है, असेंडेंट पहला घर कैंसर हो, और कैंसर को 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वो देखता है, एक 5वां घर और एक 10वां घर, वो दे देता है मरीज को। अब कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि मून एंड मार्स बोथ आर एनिमीज़, लेकिन जब किसी कैंसेरियन का असेंडेंट का जायचा हम बनाएं, अब उसके पास 5वां घर और 10वां उसके करियर का घर, उसकी मोहब्बत का, उसकी औलाद का, अनसर्टेन गेन का, फिर उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का 2 इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मार्स को मिल गए, लेकिन एक दुश्मन को दे दिए उसने। तो जब तक आप लोग एक जायचा नहीं बना लेते, जायचा बनाने के बाद आप प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं देख लेते और कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस प्लैनेट को मिला है, वो अपने अंदर क्या खसूसियात रखता है, वो किस एलिमेंट से बिलोंग करता है, उसको डिपार्टमेंट क्या मिला है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जेमिनी असेंडेंट है, जेमिनी असेंडेंट है, पहला घर जेमिनी है, लगन, उसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। अब कुछ जगहों पे मरकरी और जुपिटर को कहा जाता है कि ये दोनों या तो एंटी हैं, दुश्मन हैं, या न्यूट्रल हैं। लेकिन जेमिनी असेंडेंट का 4था घर वर्गो के वो भी मरकरी का, 7वां घर और 10वां घर, यानी 7वां और 10वां 2 इंपॉर्टेंट घर उसने जुपिटर को दे दिए। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी वाला हाउस, अपनी पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का और अपने करियर का जो मालिक है उसने जुपिटर को बना दिया। तो यहाँ पर फिर उसको ये चीज़ उस वक्त आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी जब हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास से हम लोग अब जायचे बनाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद किसी मिथ की तरफ नहीं हमने जाना, अब हम जायचों की तरफ जाएंगे। तो ये जो डायग्राम इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं वो उसका निचोड़ आप लोगों के सामने रखा है, ताकि ये ना हो कि आप किसी ज्योतिषी की किताब पढ़ें तो कंफ्यूज हो जाएं, किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर की बुक पढ़ें तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं, कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप लोगों के दिमाग में जो सीखना था वो भी ना रहे और किसी और तरफ आप लोग निकल जाएं। फ्रेंडली एनिमी प्लैनेट्स होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल जो है वो डिसाइड करता है अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक उसने क्या असरात देने हैं। लेकिन कुछ जायचों के अंदर ये भी होता है कि अगर दूसरा घर, पैसे का घर, किसी दुश्मन के पास चला गया और वही एस्ट्रोलॉजर जो कह रहे होते हैं कि ये आपस में दुश्मन हैं, और फिर
जब जायचा बनाने की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये चूँकि अच्छा घर मिल गया इस वजह से ये न्यूट्रल हो गया। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी, उस वक्त होंगी जब हम जायचा बनाने की तरफ जाएंगे। इस डायग्राम को आप लोगों ने अच्छी तरह हिफ्ज़ कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही डायग्राम आगे चल के आप लोगों के काम आने वाली है। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, उनकी नज़रात, उनकी डिग्रीज़, फिर उसके बाद दोस्त और दुश्मन सियारे, ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से आप लोगों को बताई जा रही हैं इसी तरह से आप लोगों ने इसको लेके चलना है। मैंने अभी तक किसी भी लेक्चर में आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप इंटरनेट की या इधर उधर, इस लेक्चर में मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम बाद में आप लोगों को देखनी पड़ेगी या आपको कोई कुछ भी कह सकता है। तो एक्सपर्ट्स की राय के बाद जो चीज़ फाइनल है वो आप लोगों के सामने है, वो आप लोग सीख रहे हैं। तो आज की टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूं, इसके बाद टेस्ट पे आऊँगा मैं। आज की टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे ये है कि आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप लोग करना चाहते हैं और वो चीज़ या वो मीटिंग, वो गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। वेडनेसडे का दिन, बुध का दिन, एक तो किसी भी मीटिंग को करने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि आपके जो कपड़े हैं, आपका जो वार्डरोब है, उसमें कोई ना कोई चीज़ ग्रीन कलर की ज़रूर होनी चाहिए। उससे ये होगा कि दूसरे बंदे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बात का, वो बेहतर अंदाज में पड़ेगा, या ख़ुद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी बात करनी होगी आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आपका अगर लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा है, आपको मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन का काम है आपका, कोई आप न्यूज़ कास्टर हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, किसी को कन्विंस करना पड़ता है कि 1 रुपये की चीज़ बेचने के लिए आपको 10 घंटे लगाने पड़ते हैं, तो अगर उसके अंदर ग्रीन कलर का कहीं ना कहीं टच होगा तो आपकी वो जो लंबी और तवील गुफ्तगू है वो मुख्तसर हो जाएगी। अब आज का जो टेस्ट है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 2016। 28 फरवरी 2016। टाइम ऑफ बर्थ है रात को 10:55 और सिटी ऑफ बर्थ है लाहौर। सवाल नंबर 1, आप लोगों ने इसका जायचा बनाना है। अभी ये नहीं देखना मेल है फीमेल है, अभी ये नहीं देखना, और ना ही अभी मैंने आपसे कुछ इसके बारे में जानना है कि ये आगे चल के क्या करेगा। आप लोगों ने सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि इसका लगन क्या है, असेंडेंट क्या है, कि जायचे का पहला घर क्या है। सवाल नंबर 2, इस जायचे के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स किन किन हाउसेस में मौजूद हैं। 7 सियारे और राहु केतु भी, कि कौन कौन से प्लैनेट्स किन किन हाउसेस में मौजूद हैं, ये आपने मुझे बताना है। तीसरा सवाल, क्या इस जायचे के अंदर कोई सियारा यानी कोई प्लैनेट शर्फ या हबूद का है? क्या कोई प्लैनेट इस जायचे के अंदर एग्जॉल्टेशन या डिबिलिटेशन में मौजूद है, यानी उच्च या नीच का है? सवाल नंबर 4, प्लैनेट्स की मौजूदगी जहाँ पर भी हो वहाँ से वो किन किन घरों पे नज़र डाल रहे हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस जायचे के अगर चौथे घर में जुपिटर बैठा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये जायचा क्या है, ये एक मिसाली जायचा है, डेमो है।
तो फॉर एग्जांपल 4th हाउस में जुपिटर है। अब 4th हाउस में अगर जुपिटर होगा तो उसकी 3 नज़रात हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं के चौथे घर में बैठकर वो 8वें घर पे 5वीं नज़र डालेगा, 7वीं नज़र 10वें घर में डालेगा और 9वीं नज़र डालेगा 12वें घर में। इसी तरह आप लोगों ने तमाम प्लैनेट्स की नज़रात बतानी है कि कौन कौन सा सयारा कहाँ कहाँ पर बैठकर किन किन घरों को देख रहा है। आखिरी सवाल, कौन कौन से प्लैनेट्स दोस्तों के घर में हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स एनिमीज़ के घर में, यानी दुश्मनों के घर में। अब इसको भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सन मौजूद है लिब्रा में, मिसाल दे रहा हूँ, सन लिब्रा में है तो आप क्या लिखेंगे, सन इज़ इन एनिमी हाउस, कि सन की मौजूदगी लिब्रा में क्यों एनिमी हो गया, क्यों, क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। सन और वीनस आपस में एंटी हैं, दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि शम्स दुश्मन के घर में मौजूद है, क्यों, क्योंकि वो घर वीनस का था। एक और मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्स है, मार्स जो है वो कैप्रिकॉन में जाकर बैठ जाता है। कैप्रिकॉन कोई भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी घर है कैप्रिकॉन के पास, कि मार्स अगर कैप्रिकॉन में है, कैप्रिकॉन का लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ोहल, तो ज़ोहल और मार्स आपस में दुश्मन हैं। तो आपने क्या लिखना होगा कि मार्स इज़ इन एनिमी हाउस, के दुश्मन के घर में, बस। और कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। कोशिश कीजिएगा इन तमाम सवालात के जितने भी जवाबात हैं वो ब्रीफ, 1 लाइन, 2 लाइन, बस। इससे ज़्यादा, मुझे पता है आप सबको बहुत कुछ आता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना मुख्तसर हो, नीट हो। ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट है हमीर ख़ान, उनके लिए नीट हो, साफ़ सुथरा हो कि आप ख़ुद भी पढ़ सकें या किसी को पढ़ा सकें, तो जिसको पढ़ के किसी को खुशी भी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।